मैट्रिक परीक्षा 2022 जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला दिन गणित और दूसरा दिन विज्ञान है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर टफ सब्जेक्ट कोई होता है तो वह गणित और विज्ञान ही होता है। और इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस गणित और विज्ञान का ही करवाते हैं ताकि जो हार्ड सब्जेक्ट है वह आपके लिए आसान हो जाए। और इसलिए आज का यह वीडियो हम लेकर आए हैं साइंस में केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का, जिसमें रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके परीक्षा में हर हाल में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे आपके परीक्षा से टकराएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग भली भांति याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखें। काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए HCl प्लस NaOH, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है। HCl प्लस NaOH, NaOH के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्षार होता है। HCl के बारे में जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अम्ल और क्षार के बीच में हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया। तो एक अम्ल ले लिए, एक क्षार ले लिए, समीकरण क्या बन जाएगा, H2 प्लस NaCl, या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं NaCl, या फिर NaCl प्लस H2O भी लिख सकते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसका जवाब भी काफी सिंपल है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखे, तो सीधे हम लोग इस समीकरण को लिख देंगे। काफी आसान है, HCl प्लस NaOH H2O प्लस NaCl बन जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी जिससे कि ऊष्मा बाहर निकलता है। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है। और ऊष्माशोषी मतलब बताए थे कि जो ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछ रहा है और कह रहा है कि एक उदाहरण दीजिए। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए। देखिए कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, बस आप लोग इतना ध्यान रखिए, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ज्यादा आपको लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 नंबर का क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड या फिर 40 से 50 वर्ड में ही लिखना रहता है। तो आप लोग ध्यान से बस इसे समझ लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर उदाहरण लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग दे दीजिएगा, हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देख लीजिए 2H2 प्लस O2 से क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। 2H2 प्लस O2 2H2O, बस यह वाला समीकरण उदाहरण के तौर पर आपको दे देना है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर उदाहरण नहीं देते हैं तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, अगर उदाहरण दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो बस सिंपल सा परिभाषा है और सिंपल सा इसका उदाहरण है, आप लोग समझ गए होंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, 2H2 प्लस O2 से 2H2O। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीएच स्केल क्या है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान लिखें। तो उदासीन विलयन का पीएच मान तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर अम्लीय का पूछता कि एक अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम हो जाएगा, क्षारीय का पूछता तो 7 से अधिक हो जाता। और जो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएच स्केल क्या है, तो अब जाहिर सी बात है कि पीएच स्केल का परिभाषा देना पड़ेगा। तो ध्यान से आप लोग पीएच स्केल का परिभाषा देख लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए। पीएच किसी विलयन की अम्लता या फिर क्षारकता का एक माप होता है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। कह रहा है कि किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, किसी भी घोल का पीएच मान, ठीक है, किसी भी घोल का पीएच मान चाहे वह अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो, उसका पीएच मान हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघु गुणक के बराबर होता है। लघु गुणक की जितना भी संख्या होता है उसके बराबर होता है। और बस लिख देना है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बस इतना यदि आप लोग लिख देते हैं तो समझ जाइएगा कि 2 नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। और अगर 2 नंबर मिल गया तो समझिए कि आपको 100% नंबर मिल गया। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं।
उभयधर्मी, देखिए उभय कहने का ही मतलब होता है दोनों, उभय कहने का ही मतलब क्या होता है, दोनों। और साथ में पूछ रहा है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ना उदाहरण आपसे जरूर पूछेगा, और उदाहरण आपको हर हाल में देना भी है, क्योंकि अगर आप उदाहरण नहीं देते हैं तो समझिए कि फिर आपका वह 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और अगर उदाहरण दे दिए तो समझिए कि वह 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। सिंपल भाषा में समझिएगा, जो धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, मतलब अम्लीय व्यवहार भी प्रकट करते हैं और उसके अलावा क्षारीय व्यवहार भी प्रकट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। शुरू में ही हम आपको बताएं कि उभय मतलब दोनों होता है, मतलब कि अम्लीय व्यवहार भी प्रकट करे और क्षारीय व्यवहार भी प्रकट करे, दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करे, उभयधर्मी कहलाता है। यहाँ पर आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है तो उदाहरण दे दीजिएगा Al2O3 और ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 और ZnO जिंक ऑक्साइड। बस चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया, उदाहरण दे दिए, परिभाषा लिख दिए, बस आपका काम खत्म हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं उसका गलनांक उच्च क्यों होता है, तो बस ध्यान से आप लोग समझिएगा। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण पाया जाता है। क्यों होता है भाई, तो इसमें अंतर आयनिक आकर्षण पाया जाता है। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। समझ रहे हैं बात को, इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं, उनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है। बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो बस आपको लिखना क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण पाया जाता है। पहला पॉइंट, इनमें अंतर आयनिक आकर्षण पाया जाता है। दूसरा, इनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं, और साथ ही उनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है, उसमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है, इसलिए भी आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। और उसके बाद लिख देंगे कि बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए, बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, बाद में आप लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएं। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ रहा है, तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग को कार्बन की परमाणु संख्या मालूम होगा, हम इस प्रकार से PDF बनाए हैं ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आए। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। अगर कार्बन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद 4 हो जाएगा, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार से कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और यदि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 72 कक्षा में 2 हो जाएगा पहले कक्षा में, उसके बाद 6, 6 2 8 हो जाता है, तो 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपसे यहाँ पर बिंदु संरचना पूछ रहा है, तो देख लीजिए बिंदु संरचना कैसे हो जाएगा। ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए O के 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, एक इधर, तो 2 2 4 2 6 हो गया, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। कार्बन का 4 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। अब देखिए यह क्या किया है कि यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर O हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर से आपको हम समझा रहे हैं। ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 6 हो गया, कार्बन का 4 हो गया और फिर से इसका 6 हो गया। लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कार्बन के साथ संयोग करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका वाला अपने में मिला लेगा तो इसका 8 हो जाएगा, और इधर वाला भी क्या करेगा, यह भी मिला लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। और कार्बन का 4 होता है तो इसका इस तरह से हो जाएगा, तो कार्बन का 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से संरचना बनता है। बिंदु, अगर आपसे बिंदु संरचना पूछ दिया जाए तो इसी प्रकार से बनता है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा।
आपको हम बता दिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ रहा था, आपको अच्छी तरह से बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर जिनको भी नहीं समझ में आया है दोबारा से एक बार पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा या फिर पूरे वीडियो को आप शुरू से देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा बात नहीं है, बस आपको कार्बन का परमाणु संख्या याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का निकाल देंगे, इसका परमाणु संख्या 8 होता है और बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसको बिंदु संरचना निकाल देंगे, इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस और आर्गन, ठीक है, पी और एआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप लोग जरूर सीखे होंगे, थोड़ा शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। 4 कक्ष होते हैं, पहले कक्ष में एस होता है, दूसरे कक्ष में पी होता है, तीसरे कक्ष में डी होता है और चौथे कक्ष में एफ होता है। एस, पी, डी और एफ होता है। जो पहला कक्ष होता है उसमें सिर्फ एस रहता है, दूसरे में एस और पी रहता है, तीसरे में एस, पी और डी रहता है और चौथे में एस, पी, डी और एफ चारों रहता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। आप लोग जहां पर भी कोचिंग पढ़ते होंगे जरूर ही बताया होगा। तो चलिए यहां पर कह रहा है कि पी और ए आर यानी कि फास्फोरस और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। फास्फोरस और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले परमाणु संख्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, तो 15 1s² 2s² 2p6 3s² और 3p3। 3 2 5 हो गया, 5 6 11 हो गया, 11 2 13, 13 2 15। देखिए 15 पूरा हो गया। 1s² 2s² 2p6 3s² और 3p3। उसी प्रकार से आर्गन का हम लोग लिख देंगे। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो 1s² 2s² 2p6 3s² और 3p6। 6 2 8, 8 6 14, 14 14 2 16, 16 16 2 18 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आएगा। हम आपको यहाँ पर फास्फोरस और आर्गन का इसलिए बताएं क्योंकि इस बार के एग्जाम में फास्फोरस और आर्गन का ही पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको यहां पर बता दिए। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इतना हम आपको लघुतरीय प्रश्न बताए, 7 क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि पहले से भी हम आपको बता चुके हैं। धातु और अधातु में अंतर हम आपको बताए थे और बोले थे कि काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको उस समय धातु और अधातु को बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे और आपको बहुत बार हम बोले थे कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए उसी चीज को यहां पर लिखना है। क्या कह रहा है, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों का उल्लेख करें। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म क्या क्या होते हैं इसका उल्लेख करना है। तो देखिए कम से कम आपको 5-5 पॉइंट लिख देना है। 4-4 पॉइंट भी अगर आप लोग लिखते हैं तो सही हो जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम 5-5 पॉइंट लिख ही दे। हम आपको यहाँ पर 6-7 पॉइंट बता देंगे, उसमें से कोई भी आपको जो हल्का लगे 5 पॉइंट आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का उल्लेख। धातुओं के भौतिक गुण, सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण हम लोग देखेंगे। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साधारणतः 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है धातुओं के बाह्यतम कक्षा में। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। धातुओं के क्या देख रहे हैं, गुणधर्म देख रहे हैं। तो सबसे पहले धातु के गुणधर्म हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है। सोडियम है, मैग्नीशियम है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो 11 होता है तो 2 होगा, 8 होगा और 1 हो जाएगा। देखिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरे कक्षा में 8 होता है और तीसरे कक्षा में 2 8 8। तो फिर से 8 होगा, तब वह अपना अष्टक पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो सोडियम का 8 होता है, आप लोग सोडियम का 11 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है, इनसे कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। यानी कि धातु से कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, धातु से कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं क्योंकि यह आघात वर्धनीय होता है। उसके अलावा लिखेंगे कि इन्हें खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, क्योंकि धातु तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं जिसके कारण इनसे लंबा तार बनाया जा सकता है खींच करके। धातु तन्य होते हैं, इसके कारण खींच करके धातुओं का लंबा तार बनाया जा सकता है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं।
सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। धातुओं की सतहें विशिष्ट चमकती हुई होती है, यानी कि चमका वाली होती है, यानी कि धातुएं चमकीला होता है। उसके बाद धातुएं कठोर होता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को यदि हथौड़े से पीटेंगे तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर आपसे धातु का भौतिक गुणधर्म पूछा जा रहा था, तो भौतिक गुणधर्म हम आपको बता दिए। अब नीचे रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रासायनिक गुणधर्म के बारे में अब हम आपको आराम से बताएंगे, आप लोग आराम से समझिएगा। रासायनिक गुणधर्म तो देखिए, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुएं, या फिर सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। कैसे, देखिए Na+O2, यानी कि सोडियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा Na2O। ठीक है, अगर इसको संतुलित करेंगे तो 2Na2O यहाँ पर संतुलित करके बताया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि धातुएं अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो साफ तौर से हम लोग यहाँ पर सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म में लिख सकते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहेगा, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न वेग से होती है। जैसे Na+2H2O, 2Na+2H2O तो क्या बन जाएगा, NaOH+H2, NaOH+H2। यहाँ पर क्या कह रहा है, विभिन्न धातुओं की अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे, जैसे देखिए सोडियम को जल से अभिक्रिया कराए तो भिन्न भिन्न वेग से होती है। अभिक्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न वेग से होती है। Mg+H2, यानी कि जब मैग्नीशियम को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, MgO+H2 बन जाएगा। इसमें ठंडे जल बनेगा और इसमें भाप वाला जल बनेगा। इसका मतलब कि भिन्न भिन्न वेग हुआ। सेम धातु को अगर जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो भिन्न भिन्न वेग उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें ठंडा जल बन रहा है और इसमें भाप वाला जल बन रहा है। उसके अलावा देखिए क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, कॉपर, मरकरी, टिन, सिल्वर और गोल्ड धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कहने का मतलब कि कुछ धातुएं ऐसे भी होते हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसमें क्या आता है, कॉपर आता है, मरकरी यानी कि पारा आता है, टिन होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, जो कि कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करती है। ठीक है, यानी कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा उससे। कैसे भाई, देख लीजिए, मैग्नीशियम को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Mg+2HCl तो क्या बन जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप लोग यहाँ पर उदाहरण ध्यान रखिएगा, क्योंकि उदाहरण हर हाल में जरूरी है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को यदि संयोग कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और चौथा पॉइंट हम लोग लिख देंगे, जो कि सबसे आखिरी पॉइंट है, क्या लिखेंगे कि क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो क्रियाशील धातु होते हैं वह अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे Zn+CuSO4 और Fe+CuSO4, Zn+CuSO4 और Fe+CuSO4। तो यहाँ पर देखिए Cu को विस्थापित कर दिया, यहाँ से भी Fe+CuSO4 में रिएक्शन हुआ तो Cu को विस्थापित कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से क्या करता है कि कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर भी पूछता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग कुछ वीडियो पीछे जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में हम उस वीडियो को लगा देंगे, उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि धातु और अधातु में अंतर हर एक बार पूछता है 5 नंबर का, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी। तो यहाँ पर यह वाला क्वेश्चन जो हम आपको बताए यह भी काफी
काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद जो बताएंगे यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और धातु अधातु में वाला जो अंतर हम बता रहे हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। कुल 7 क्वेश्चन बताए लघु उत्तरीय में और 1 क्वेश्चन बताए दीर्घ उत्तरीय में, जो आज का गेस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतरीन लगा होगा, आप लोग मजे से क्लास किए होंगे। किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे, आपके कंसेप्ट को क्लियर जरूर करेंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।